नमस्कार, सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। देश में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। एक ओर कोरोना का कहर तो दूसरी ओर गिरती अर्थव्यवस्था। कोरोना की रोकथाम के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े ऐलान भी किए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस दौरान हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी? अगर हाँ, तो इसमें कितना वक्त लगेगा और कैसे इससे उबरा जा सकेगा? आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है तीन मेहमान। फाइनर के पूर्व अध्यक्ष RS जोशी, डॉक्टर मंजीव शर्मा, ये उद्यमी हैं, साथ ही पूर्वोत्तर के डेयरी फार्मर्स को प्रशिक्षण भी देते हैं, और मीन विभाग से कुछ ही देर में जुड़ेंगे शैलेंद्र पांडे। आप सभी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जोशी जी, वो सवाल जो इस वक्त सभी के जहन में घूम रहा है, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उस बीच लॉकडाउन में ढील का फैसला आप कहां तक सही मानते हैं? देखिए, काफ़ी समय हो गया था लॉकडाउन में, उसमें ढील देने की सब लोगों को बहुत उम्मीद थी। सरकार ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया कि अब कुछ रियायत दी जानी चाहिए। लेकिन अभी जो परिस्थितियां चल रही है, रोज़ाना के जो फिगर्स आ रहे हैं, सरकार ने इसका पूर्वानुमान किया था कि कुछ ऐसा हो सकता है। इसके लिए उन्होंने तैयारियां भी की थी। आप देखिए, लोगों ने सोचा नहीं था कि भाई इतने बड़े हॉस्पिटल्स, इतने बेड की क्या आवश्यकता होगी। तो सरकार को कहीं न कहीं लग रहा था कि भाई सिचुएशन कुछ इस तरह की आ सकती है, हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन मेरी व्यक्तिगत कुछ फीलिंग इस तरह की है कि जैसे प्रधानमंत्री महोदय ने शुरू में कहा, जान है तो जहान है। फिर आया कि जान भी चाहिए, जहान भी चाहिए। फिर लगा थोड़ा थोड़ा जहान की तरफ, यानी कि अर्थव्यवस्था की तरफ हमारा थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा होने लगा। और वो सही भी था कि देखिए, बिना अर्थव्यवस्था के आप जान की देखभाल नहीं कर सकते। अभी समय ऐसा है कि हमें एक बैलेंस बना के, कि जान भी है जहान भी है, दोनों साथ साथ चलें, दोनों एक दूसरे के पूरक रहें, तभी हम लोग इस चुनौती का सामना कर सकेंगे। एक चीज़ और है, देखिए, ये एक अभूतपूर्व सिचुएशन है। न किसी ने सोचा, न किसी ने देखा कि इस तरह का भी कुछ हो सकता है। हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा। तो अब चूँकि परिस्थिति अभूतपूर्व है, तो इसके जो उपाय है वो भी कुछ अभूतपूर्व लीक से हटके होना पड़ेगा। मेरा एक ये मानना था, काफ़ी मैं चिंतन करता हूँ भाई इसका क्या समस्या का क्या समाधान है। कितने भी मैंने इकोनॉमिक्स की किताबें देखी, अच्छे अच्छे जो हमारे इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है, मैंने उनके इंटरव्यू देखे, उनकी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, कई चीज़ें देखी। लेकिन इस चीज़ का कहीं मेरे को लगता नहीं है कोई समाधान है, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग अलग चीज़ है। जैसे कई लोग उदाहरण देते हैं कि भाई जापान की अर्थव्यवस्था है, वो न्यूक्लियर उस घटना के बाद में उन्होंने पूरा पुनर्निर्माण किया, लेकिन फिर भी उनके पास में संक्रमण वाली कोई स्थिति नहीं थी कि वो काम करेंगे तो ठीक है। वो रेडियो एक्टिविटी थी, उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ें उन्होंने बाकी सब एरिया में काम किया। अभी कुछ इस तरह से हो गया कि हम लोग करें क्या। तो मैं चाहूँगा सरकार, देखिए, बहुत अच्छे कदम उठाए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रेन्स काम कर रहे हैं, दिमाग काम कर रहे हैं। एक हमें समय आ गया, देखिए, इसमें ये जो थोड़ा सा परिवर्तन आया है संख्या में, और वापस हम लोग कुछ खतरे की तरफ से जाने लगे। उसकी मेन वजह यही है कि देखिए, हमने अनुशासन का पालन नहीं किया। तो अब कहीं न कहीं अनुशासन के साथ हम लोग समझौता नहीं कर सकते। तो सरकार को चाहिए, बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, एक चार्टर फॉर सिटीजन्स, कि हर सिटीजन का बेयर मिनिमम ये क्या कर्तव्य होना चाहिए इस परिस्थिति में। देखिए, खाली वो सिटीजन अपने आप तक सीमित नहीं है, अपने आप को आइसोलेट नहीं रह सकता। यहाँ तक कि किसी दुर्भाग्यवश अगर किसी की मृत्यु भी हो जाए, तो भी उसके साथ में आप ये नहीं है, उसके बाद में भी देखिए भाई प्रोटोकॉल है कि आप उसका कैसे अंतिम संस्कार करेंगे, क्या करेंगे। कहने का मतलब है कि और लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो एक सिटीजन चार्टर जो है, माने कोड ऑफ सिटीजन्स, उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और वो जो एक अनुशासन है उसमें कतई ढील नहीं हो। ये देखिए, एक जैसे एक इस तरह का अपराध माना जाए, अक्षम्य अपराध माना जाए कि आपको ये पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो देखिए आपकी खैर नहीं है। क्योंकि हाँ, दिशा निर्देशों का पालन है नहीं, क्या देखिए, पूरी स्टेट, पूरी सोसाइटी, पूरा देश, वो एक स्टेक पे है।
और जो हमारी अभी स्ट्रेटेजी होनी है, देखिए अभी सर्वाइवल की स्ट्रेटेजी होनी है। मैं जिंदा रहूँगा तो बाकी कुछ हो गए, जिंदा रहने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, इस तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। मनजीत जी, पहले 5 से ज़्यादा मामले सामने आने पर उस इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया जाता था, लेकिन भले अभी क्वारंटाइन सेंटर से ही मामले आ रहे हों, लेकिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या रियायत 1.5-2 महीने की मेहनत को बर्बाद नहीं कर देगी? आप क्या कहेंगे इस पर? जी, पहले तो प्लेटफॉर्म में मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। जी। नमस्कार। मेरा ये मानना है, जैसे अभी जोशी सर ने बोला कि देखिए सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो करेगा, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। राइट्स हमारे हैं तो ड्यूटीज़ भी हमारी हैं। तो हम इसलिए बोल रहा हूँ कि सिटीजन्स की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, सरकार अपनी तरफ से जो भी कर सकती है, जो भी कर सकती है इस अभूतपूर्व परिस्थितियों के लिए, वो कर रही है अपनी तरफ से। लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं कि देखा गया आमतौर पे कि लोग ऐसे ही बाहर निकल आते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो इस ज़रूरत अगर नहीं है तो हम अपने आप को अपने अंदर रखें, घर के अंदर रखें, अपने डिसिप्लिन में रहें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, तो काफ़ी हद तक हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। हम अपने आप को रोक सके तो रोक ले, सरकार तो रोक ही रही है। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपनी जिम्मेदारियां ज़्यादा समझनी चाहिए। हमारे तरफ से भी हमारे कर्तव्य बनते हैं कि हम सरकार को साथ दें। जी बिल्कुल, समाज को जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। जोशी जी, अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसने कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा बड़ा धक्का लगा है, वो है अर्थव्यवस्था। कोरोना की वजह से जब अमेरिका और चीन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, तो ऐसे में भारत पर इसका नुकसान अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी जो अर्थव्यवस्था है भारत की, वो पहले से ही कमज़ोर हो रखी है। तो ऐसे में भारत में कोरोना का जो असर है अर्थव्यवस्था पर, जो इसने घातक असर दिया है, वो कितना खतरनाक हो सकता है? ये निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है और हमारी सभी की प्राथमिकता है किस तरह हम लोग अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पे लेके आएँ। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि सिचुएशन बहुत अभूतपूर्व है, तो कुछ न कुछ हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो जो बाकी समय के लिए हम उसका प्रेसिडेंट नहीं दे सकते कि भैया आपने उस समय ऐसा किया था तो अभी भी करिए। देखिए, जैसे सरकार ने पहले कहा रिसोर्स के लिए, हमारे यहाँ देश में कई बार एक डिस्क्लोजर स्कीम, मतलब कैसे हम लोग जो तथाकथित काला धन या अनअकाउंटेड जो मनी थी या और कोई रिसोर्स थे, कैसे हम लोग उसको अर्थव्यवस्था के काम में ला पाएँ, इस तरह की हमने बहुत बार व्यवस्था की। और बाद में सरकार ने कहा कि देखिए हम लोग फिर इस तरह की नहीं लाएंगे, चूँकि एक ईमानदार करदाताओं के साथ अन्याय होगा। मैं पूरी तरह से सरकार की इस फिलॉसफी के साथ में हूँ। लेकिन अभी जो सिचुएशन ऐसी है कि इसमें ईमानदारी वाली बात नहीं है। अभी भी हमारे भारतीय घरों में और बाकी पूरे जनमानस में कुछ इस तरह की अनप्रोडक्टिव असेट्स पड़ी हुई है, उसको किसी तरह से हम लोग अर्थव्यवस्था के काम में ले पाएँ और उसकी ओनरशिप भी जिसका सामान है उसी के रहे, हम उसके ऊपर में नहीं तो देखिए लोग बाग सहयोग नहीं करेंगे। जैसे मेरे को लगता है कि हमारे यहाँ इतना गोल्ड है, हमारे हाँ सोना इतना ज़्यादा है कि एक बार हम लोग इस झटके को सहन कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आदमी अपना देखे सोना किस लिए रखता है कि भाई बहुत ही मुसीबत के टाइम में ये एक ऐसी चीज़ है कि उसका उपयोग हो सकता है, आपकी करेंसी नहीं चले और कोई चीज़ नहीं चले, लेकिन ये एक इस तरह की चीज़ है और ये न केवल अपने देश में पूरे दुनिया में इसका वैल्यू है। तो हम किसी तरह जो अनप्रोडक्टिव रूप में पड़ा हुआ है वो सामान, उसको हम लोग लेके आएँ, उनको उसका देखिए अब ये पूछेंगे कहाँ से आया, कैसे आया, क्या आया। देखिए हमारी परंपरा इस तरह की रही है जो सदियों से पीढ़ियों दर पीढ़ियों से ऐसे चला आता रहता है। तो किसी जो है तो सही, उसको हम लोगों को बाहर लेके आना है और बड़े सरल तरीके से बिना किसी झमेले के लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपके ऊपर में किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। तो अगर अर्थव्यवस्था के लिए हम देखें बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, ये फ्री में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है एक समय है हम लोग इस तरह की अनप्रोडक्टिव जो पड़ा हुआ सामान उसको लेके आएँ, उसको अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाएं और उससे फिर हम संसाधन जुटाएं जिससे कि हम लोग आगे बढ़ पाएं। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए 20 लाख करोड़ रुपए की सरकार ने घोषणा की, आप अगर उसका पूरा एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी पैसा बैंकों का पैसा है, इधर उधर का है करके उसको एक चैनल में सुविधा करी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी इकोनॉमी में जो पैसा जाना चाहिए उस तरह की उतनी अभी तक भी हुआ नहीं है। तो इस तरह के आउट ऑफ बॉक्स अगर हम लोग चाहें कि भाई ये चीज़ हम लोग लेके आएँ और भी किसी तरह का पैसा किसी के पास में है तो इससे एक व्यवस्था करके कि भाई आप अभी
कोविड के नाते आप इसको अर्थव्यवस्था में लेके आ सकते हो। आपको पहले 5 साल कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद में ये आपका ही माना जाएगा। मतलब कुछ इस तरह का करके हम लोगों से जो एक्सपर्ट हो उनकी राय ली जा सकती है। तो इस तरह हम लोग अगर संसाधन जुटाएं और उसको हम लोग अर्थव्यवस्था में तुरंत डालें, तब देखिए एक कुछ अभी क्या होता है, लिक्विडिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तरलता की। कोई भी आदमी, जैसे आपने कहा कि आप इंडस्ट्री शुरू कर सकते हो, बैंक को भी कह दिया कि भाई आप उनको दो, लेकिन एक हाथों चलने के लिए कुछ दिन, मतलब ये नहीं है कि आज आप चले आपकी कल अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी या तरलता आपके पास आ जाएगी। आपको कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा, कुछ समय तक सबका साथ रहना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को इस तरह की चीज़ें सोचनी चाहिए कि अपना अभी क्या इस तरह के कानून है कि आप अपनी पत्नी से पैसा नहीं ले सकते, अपने रिश्तेदारों से नहीं ले सकते, आपको रिजर्व बैंक का ये पालन करना, माने इतने सारे चीज़ें हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि ये रेगुलेशन जो है जिससे हम लोग नियमित करते हैं, एक बार रेगुलेशन को हम लोग छोड़ दें, खाली डेवलपमेंट ग्रोथ कैसे हम लोग लेके आएँ, आगे लेके आएँ। तो देखिए ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, तो रेगुलेशन आगे आ सकता है। लेकिन अगर हम किसको रेगुलेट करेंगे, जब अर्थव्यवस्था नहीं रहेगी, कुछ चीज़ नहीं रहेगा, उद्योग नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो मैं चाहूँगा कि सारा का सारा फोकस ग्रोथ पे हो, डेवलपमेंट पे हो, रेगुलेशन को हम छोड़ दें। और दूसरा देखिए, एक भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी बात और भी है, जो हमारा असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड है। देखिए ऑर्गेनाइज्ड के जो चीज़ें हैं उनके अंदर में नियम कायदा कानून है, उनके फिगर्स हैं। अभी अगर आप देखो माइग्रेंट्स लेबर वगैरह की, मेरे को लगता है उसमें बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। उनका एक मैपिंग होना चाहिए कि कौन आदमी है, उसमें किस तरह की स्किल है। देखिए कहीं पे भी आज मान लो हमारे यहाँ बाहर से आ गए, काफ़ी लोग हमारे यहाँ हैं और लोग आने को उत्सुक हैं, वो अगर आएंगे तो हम लोग उनको किस तरह हम काम में लगा पाएंगे। जी बिल्कुल, रोजगार देना यहाँ बहुत बड़ी लेकिन जिस तरह का जो उसकी स्किल है उसी तरह का रोजगार दे पाएंगे, तभी वो उसका कुछ सार्थकता होगी, नहीं तो वो कोई फायदा नहीं होगा। जी बिल्कुल। मंजीव जी, क्या सोना अहम भूमिका निभा सकता है इस मुश्किल की घड़ी में? जी, जिस तरह से जोशी सर ने कहा अभी, एक एज ए इकोनॉमिस्ट वो इसको अच्छे से जानते हैं और करते हैं। अगर मैं जिस क्षेत्र से हूँ या एग्रीकल्चर में आज लास्ट कुछ सालों से मैं इन्वॉल्व हूँ, और हम सीता जखला ब्रांड को भी प्रमोट कर रहे हैं और उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि और अच्छा कर सकती हैं। हाँ, सबसे बड़ा चीज़, अच्छा चीज़ क्या है, हम नेगेटिव में भी पॉजिटिव हम अगर देखें कोरोना को, तो एक चीज़ एस्टेब्लिश हो चुका है आज के दिन में कि एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है जी। और रूरल इंडिया पूरा 70% कहा जाता था, लेकिन आज रियल मायने में 70% एग्रीकल्चर जो गांव है, रूरल इकोनॉमी है, वो अगर हम उसको एस्टेब्लिश करें तो कहीं ना कहीं जाके वही एक सहारा बन सकता है जो कि हमको इस मुश्किल घड़ी से निकाल सकता है। जी, मैं इस रूरल इकोनॉमी में ज़रूर आऊँगी। जोशी जी, एक सवाल है मेरा, बड़ी तादाद में बाहर से लोग आ रहे हैं, ये जो मजदूर है, जो भी काम करते थे बाहर, वो अब बाहर नहीं जाने वाले, कम से कम कुछ सालों के लिए, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हैं। तो ऐसे में उन्हें यहाँ पे स्थापित करना, उन्हें रोज़गार देना राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सही में है। देखिए राज्य सरकार की वैसे भी, ये तो कोविड की सिचुएशन हो गई, अदरवाइज़ भी सरकार के पास में नौकरियां देने का और का बहुत सीमित व्यवस्था है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर है जो एक अहम भूमिका, जैसे एक कृषि क्षेत्र की है, एग्रीकल्चर की। चूँकि हमारा तो बेस ही इस हमारे नॉर्थ ईस्ट का या आसाम का वस्तुतः एक एग्रीकल्चर बेस ही रहा हुआ है, तो उसके अंदर में खप सकते हैं। दूसरा मैंने एक निवेदन किया कि भाई जो मैपिंग आईटी को लेके, ये जो अपने पास में तकनीकी है, इस टेक्नोलॉजी से उनकी एक मैपिंग हो कि उनकी क्या क्वालिटी है, वो किस तरह का काम कर सकते हैं। तो हम लोग इतने आदमी एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, इतने उद्योग में जा सकते हैं, इतना ये जा सकते हैं, इतनी सर्विस सेक्टर है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और मनरेगा का जो एक सही में प्रोडक्टिव यूज हो, ये नहीं है कि हम लोग खाली मनरेगा के थ्रू माने खाली पैसा बांटें कि भाई अपना पैसा ले जाओ ये हो जाए। उसकी एक प्रोडक्टिविटी से लिंक करना बहुत ज़रूरी है कि उसको प्रोडक्टिविटी से लिंक करें। और देखिए मेरे को लगता है कि जैसे मानसून का फोरकास्ट अच्छा है, बाकी चीज़ें अच्छी है, तो अगर कृषि क्षेत्र से हमें एक अर्थव्यवस्था को अच्छा संबल मिल जाता है तो और चीज़ों के लिए बड़ी साधन अच्छे मिल जाएंगे। तो इन हालातों में स्वावलंबी बनने के लिए कृषि एक प्रमुख क्षेत्र बहुत प्रमुख क्षेत्र है।
और दूसरा एक सबसे बड़ी बात है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, वस्तुतः सब चीज़ों को रोक दिया गया है कोविड के कारण, सब चीज़ें हैं, तो इसको वापस शुरू करने की है। जो रोड कंस्ट्रक्शन है, बाकी चीज़ें हैं, तो उनके अंदर में हम लगाएंगे। तो ये देखिए, ये लेबर इंटेंसिव है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा और थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग करके, थोड़ा उनकी कुछ स्किल देके हम लोग उनको काम पे लगा सकते हैं। तो ये एक इमीडिएटली, लेकिन मैपिंग होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक सरकार के पास में इस तरह का डेटा नहीं है कि कौन आदमी किस तरह के काम के लिए उपयुक्त है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आज ये बहुत पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी से हम लोग इतनी सारी सुविधाएं, इतने सारी इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। तो अगर उनकी मैपिंग हो जाए, और दूसरा क्या होता है, कल किसी स्टेट में, किसी एरिया में, किसी जगह नए साधन कारखाने लग रहे हैं, जिस तरह सरकार ने FDI और सब चीज़ें खोली है, तो अगर हमारे पास में पूरी सूचना रहेगी, मैपिंग रहेगी, तो हम लोग उनको बता पाएंगे कि भाई यहाँ से आप वहाँ जा सकते हो। और एक चीज़ देखिए और करना चाहिए, जैसे माइग्रेंट लेबर, वो तो अभी जो साधन जिसको जिस तरह का मिला, वो कैसे न कैसे आके उसका एक ही लक्ष्य रहा कि मैं अपने घर वापस जाऊँ। अब एक तो उसको ये हमको अश्योर करना पड़ेगा कि भाई वापस चीज़ें आप जा सकते हो, इस तरह ठीक है। अगर आप अनुशासन में रहो, कोविड कंप्लाइंट करके रहो, तो आपके लिए कोई चीज़ नहीं है। एक ये बड़ी सत्यता है कि देखिए, हमको कोविड के साथ रहना है। तो कोविड आ गया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग मर जाएंगे। हमको जिंदा रहना है और कोविड के साथ रहना है, कोविड का फेस करते हुए रहना है। तो बाकी देखिए, धीरे धीरे जैसे उन्होंने, सरकार ने श्रमिक एक्सप्रेस चलाई है, रेल गाड़ियाँ चलाई है, वहाँ से लेके यहाँ तक अपने अपने गंतव्य स्थान पे। अब सरकार को चाहिए कि देखिए, उनका वापस रिवर्स श्रमिक एक्सप्रेस वापस चले, जहाँ से वो बिलोंग करते थे। और जाते देखे जो एम्प्लॉयर है, या तो वो अपने साधन से, या सरकार या बैंक उनको उपलब्ध कराए कि एक एक महीने का कम से कम उनको एडवांस वेतन मिले, कि जैसे वो वहाँ जाए तो उसको एक निश्चिंता हो कि हाँ भाई, मेरे पास में कुछ सामान है। और उनको एक वापस अगर कोई जरूरत पड़े, अभी देखिए एक भय और है, हम लोगों ने कईयों से बात करी है, जो मैं ग्राउंड रिलेटिव बता रहा हूँ आपको। लोगों को है कि पता नहीं, जिस तरह केस बढ़ रहे हैं, किस तरह कुछ हो रहा है, कहीं वापस तो वो पहले वाला सा लॉकडाउन नहीं हो जाएगा, इसलिए वो डर रहे हैं वापस मूव करने के लिए। तो ये भी हमको एक उनको अश्योर करना पड़ेगा कि इस तरह की बात नहीं है। कई देशों में जैसे बहुत ऊंचे शिखर पे पहुंच गया था ये कोविड कोरोना, लेकिन अब उनमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड आ गई है, और धीरे धीरे क्या, एक हर्ड इम्यूनिटी भी आ जाती है। तो धीरे धीरे हम लोग इसको फेस कर पाएंगे, और भगवान करे इस बीच में कुछ न कुछ दवा या कुछ और चीज़ें भी आ जाए, वो हमारी कुछ रक्षा कर पाए। तो इतना निराश होने की बात नहीं है, हमें तो इसको फेस करना ही है। पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। मंजीव जी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, तो कोरोना का जो ग्रहण लगा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, इसके आप दूरगामी परिणाम क्या देखते हैं? देखिए, बुराई में भी कुछ अच्छाई चीज़ होती है। ये जो मैं कर रहा हूँ, वो जो चीज़ पॉजिटिव जो हमको दिख रही है, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला हमारा जो टारगेट एरिया, वो ये है कि हम कैसे जो बाज़ार है, बाज़ार से कृषक को या फार्मर्स को कितना बेनिफिट हम कैसे पहुँचाएँ। ठीक है, वो जितना बेनिफिट हम पहुँचा सकते हैं, उससे सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट होगा, वो होगा कि कृषि क्षेत्र के लिए मोटिवेशन होगा और लोग उसमें जुड़ेंगे। और जो ये दूसरा चीज़ होगा, जो शहरों की तरफ पलायन है रूरल एरिया से, वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। तो ये हमारे जैसे वो फोकस एरिया आज के डेट में हम इस चीज़ को मानते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो उसके लिए अब पहले क्या था, सिचुएशंस कैसे थे, इससे पहले, कोरोना से पहले, हम मानेंगे लॉकडाउन से पहले क्या था, स्थिति क्या थी गांव की, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, उसके बाद उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, और उसके बाद कोरोना आने के बाद उसमें क्या क्या प्रॉब्लम और जुड़ी। तो ये चीज़ों को हम फेज वाइज और क्रोनोलॉजिकल चीज़ों से धीरे धीरे अगर हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, तो हम कहीं ना कहीं जाके एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म गोल है, मान लीजिए 6 महीने का, 3 महीने, 6 महीने, या एक मिड टर्म लेके हम 3 साल का चले, या नेक्स्ट 8 ईयर्स, इसके रिपरकशंस बहुत दिन तक रहेंगे। तो जितना जल्दी हो सके हम कुछ चीज़ों को अगर अडॉप्ट करें, से जैसे प्रॉब्लम्स हैं हम अगर मान के चले। मंजीव जी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दुग्ध उत्पादन की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, कहीं ना कहीं दूध की आपूर्ति रही, लेकिन होटलों, दुकानों के बंद हो जाने के चलते नुकसान बहुत बड़ा हुआ। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, वो उसमें ना तो
वो डेयरी फार्मर कुछ कर सकता है ना, अब इसमें सरकार कुछ कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, वो है एक चीज़ों को, जैसे साहब ने बोला अभी कि ऑर्गेनाइज्ड, हमारा आज भी 5 to 10% ही ऑर्गेनाइज्ड है असम में, अगर हम एग्रीकल्चर को देखें तो उससे भी कम होगा। तो उस क्षेत्र को अगर हम ऑर्गेनाइज करें तो हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक है कि आपका बैकवर्ड लिंकेज, एक फॉरवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज में हम देखते हैं कि दूध उत्पादन तक, तो दूध उत्पादन तक में क्या क्या तकलीफ़ें रही हैं पहले से, और कोरोना के टाइम में क्या क्या तकलीफ़ें आई हैं। जैसे पहले से थी कि आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, और उसके बाद जैसे ये पेरिशेबल है, ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी, तो वो एक रिस्क रहता है। फिर आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी इतनी रहती नहीं मार्केट में। अब पोस्ट कोरोना के बाद क्या हुआ, उसमें ऐड हो गया कि चारा भी नहीं है जो बाहर से आ रहा था, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मार्केट नहीं अवेलेबल है। तो ऐसे क्षेत्र में क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो टूट रहा है, फार्मर टूट रहा है। तो कहीं ना कहीं अब उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की, उनको जान फूंकने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, जान फूंकने की ज़रूरत है, और जिस तरह से अभी हालात बने हैं इससे हमें डटकर ही बाहर निकलना होगा। मंजीत जी, जैसा कि मैंने कहा, रूरल इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन बहुत बड़ी भूमिका यहाँ अहम रोल अदा करता है। डिमांड इसकी हमेशा से रही है, लेकिन आपूर्ति सही वक्त पर उतनी नहीं हो पाती, जिसका फ़ायदा बाहरी कंपनियाँ उठाते हैं। नहीं, आज बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन आप आज अंदर और बाहर किसको बोलेंगे, ये भी एक है। तो दूसरा चीज़, अभी प्रधानमंत्री ने जैसे बोला कि वोकल फॉर लोकल जी, तो अब इकाई जो है वो इकाई गांव में पहुंचनी चाहिए, ज़िला स्तर पे ब्रांड्स होने चाहिए, ठीक है, चाहिए है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। एक फार्मर्स के जो सिस्टम है, जैसे क्लस्टर हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, तो वो है, FPOs हैं, वो एक्टिव हो, और उनका जो प्रोड्यूस है वो वैल्यू चेन सिस्टम आता है इसमें, फिर एक आता है, फिर कोल्ड स्टोरेज सिस्टम होता है, फिर वैल्यू एडिशन होता है। ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंश्योर करती हैं कि जो प्रोड्यूस है फार्मर का, वो प्रोड्यूस मार्केट तक पहुँचे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि ऑर्गेनाइज नहीं होने की वजह से बीच में एक बहुत बड़ा गैप था जो कि मिडिल मैन फुलफिल कर रहा था प्रोड्यूस फार्मर को, तो और फार्मर उसको बार्गेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो जितना रेगुलेट मार्केट रेगुलेशन जो था, जो कॉस्ट, वो मिडिलमैन रेगुलेट कर रहा था। अब इस दौरान क्या हुआ, कंज्यूमर्स भी अलग लॉकडाउन हो गए, वो मिडिलमैन भी लॉकडाउन हो गए, तो वो प्रोड्यूस वहीं सड़ रहा है, वहीं ख़राब हुआ है। सीता जखला जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हम उससे रिलेट हैं, तो हमने काफ़ी दूध हमने फेंका। गनीमत ये थी कि हम ऑर्गेनाइज थे, उस वजह से क्या हुआ, हमने हमारे पास अपना प्रोसेसिंग प्लांट था, तो हमने वैल्यू एडिशन किया, प्रोसेस किया चीज़ को, तो प्रोसेस करते उसका लाइफ बढ़ा दिया। लाइफ बढ़ाते हमको टाइम मिल गया कि हम उसको ढंग से मार्केट करें। अब एक क्षेत्र गुवाहाटी हमारे लिए हम मार्केट हम कर रहे हैं, तो एक केस स्टडी के लिए, और लेकिन हम आगे नहीं पहुंचा पा रहे उस चीज़ को। आज ज़रूरतें हैं, लोग चाहते हैं कि डिमांड्स है, मार्केट की डिमांड्स है, तो डिमांड्स को हम लोकली फीड, जैसे एनिमल फीड है, तो अब एनिमल फीड हर चीज़ जैसे बाहर से आ रहा था, आज असम का किसान मक्का जो है प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो प्रोड्यूस किया हुआ मक्का कहाँ जाके फिट प्लांट है, कितने असम में फिट प्लांट्स हैं, वो क्यों नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, वो ये आज केवल सरकार को पूछने वाली बात नहीं है, हमको जैसे जो इस सेक्टर में है सबके लिए एक बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। दूसरा चीज़ ये आ जाता है, जैसे मकई या हम साइलेज, एक नया कॉन्सेप्ट में हम कर रहे हैं साइलेज, हम एनिमल फीड, जो कि बहुत कम दाम में आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन एनिमल्स के लिए देता है। तो वो चीज़ हम देते, अगर हम साइलेज पे जोड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो मेज फार्मर्स हैं वो एक बार की जगह 2 बार उनकी होगी खेती, और साथ में एनिमल का न्यूट्रिशन भी होगा, और कम दाम में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है फार्मर का कम होगा। तो ये एक चीज़ें हैं जो इनिशिएटिव कोई ले रहे हैं लोग आज, जो फील्ड में, काफ़ी फील्ड में एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी कर रहे हैं। तो सरकार का भी ये थोड़ा सा जिम्मेदारी है आज के डेट में, कहीं ना कहीं दोनों साइड से सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। तो बातचीत के इस दौर को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोरोना की अर्थव्यवस्था पर मार। इस वक्त हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, शैलेंद्र पांडे जुड़ गए हैं।
शैलेंद्र पांडे जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मीन विभाग की तरफ से हाल ही में बयान आया था कि लॉकडाउन के दौरान जितनी लोकल मछलियां बिकी हैं असम में, उससे विभाग काफी उत्साहित है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो लॉकडाउन के दौरान हुआ। जी नहीं, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब से लॉकडाउन शुरू हो गया था पूरा इंडिया में, तब असम में भी सबसे बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ रहा था असम सरकार को। और उसके साथ साथ हम लोग जो मीन पालक है, यानी मीन से उन लोग का घर बसाता है, साथ में जो मीन से प्रोटीन मिलता है आदमी लोग को, क्यों असम में काफ़ी मछली सबसे बड़ी चीज़ होता है। क्योंकि अभी भी घर में हम लोग कोई ये लॉकडाउन से पहले कोई आदमी आता है, जितना ही दूर से क्यों नहीं आए, उनको मछली खिलाने से ही हम लोग को सुकून मिलता है। ये परंपरा है असम में। तो उसके लिए हमारे असम सरकार में सबसे बड़ा चुनौती फिशरी डिपार्टमेंट में था। और उस समय में हमारा माननीय मंत्री परिमल शुक्लबैद्य जी और हमारा आयुक्त सचिव राकेश कुमार जी और संचालक देव कुमार नाथ जी ने एक टीम बनाया, और टीम बना करके फिश फेड को भी साथ में ले लिया। फिश फेड को साथ में ले करके जो लॉकडाउन के टाइम है, वो लॉकडाउन में टाइम में हम लोग जो रेड जोन एरिया है, रेड जोन एरिया को छोड़ के बाकी जो जितना भी एरिया है जहाँ पे हम लोग मछली ले सकते हैं, जहाँ पे कोविड-19 का कोई केसेस नहीं था, जहाँ पे ग्रीन एरिया डिटेक्ट किया गया था, वो डिस्ट्रिक्ट से मछली ला के और बाकी एरिया में वो वेंडर के ज़रिए सेल करने के लिए, वो भी साइंटिफिक तरीके में, जैसे हाथ को सैनिटाइज़र करके और बाकी सबको ठीक से रख करके उसको मतलब कम दाम में सैनिटाइज करके वो मतलब सफ़ेद तरीके से करने के लिए हम लोग कोशिश किया था। तो जैसे आप सबको मालूम है कि हम लोग का सरकार आने से ही माननीय मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने एक स्कीम लिए थे। उनका पहला सपना था कि हमारा जितना भी मछली का ज़रूरत है, वह मछली हम बाहर से क्यों लाए। हम एक पहले ज़माने में अहूम राजत्व के ज़माने में हर घर में एक एक पुखुरी रहा करता था। तो उसको नज़र रखते हुए माननीय मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने घरे घरे मास, घरे घरे पुखुरी नाम का एक स्कीम ये असम में शुरू किया था। और उस स्कीम का लाभ हम इस बार इस लॉकडाउन में हम उठाने के लिए सफल हुआ। जी, करीब लगभग हम लोग लॉकडाउन के दौरान जिस तरह का रिस्पांस मिला मीन विभाग को, उसी क्रम को आगे जारी रखने के लिए, उस डिमांड को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के वक्त होटल्स नहीं खुले थे, रेस्टोरेंट्स नहीं खुले थे, लेकिन अब आने वाले समय में ये सारे चीज़ जो है होटल्स रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे। तो उस बीच जो डिमांड्स है उसे पूरा करने के लिए मीन विभाग की आगे की योजना क्या है? मीन विभाग हम लोग अभी ये कर रहा है कि हम लोग जो मतलब मछली को उत्पादन करने के लिए जो फीड मिल चाहिए, फीड मिल का कर रहा है व्यवस्था। और साथ ही साथ में हम लोग को पुनः जो मतलब सीड होता है, फिश सीड बोलते हैं, हम लोग फिश सीड का पर्याप्त व्यवस्था कर रहा है, ताकि हम लोकली अभी इस बार हम लोग पूरा असम में हम लोग अपना मछली, अपना खुद का अपना मछली, असम का मछली असम का आदमी को खिलाया। तो हमारा जो सपना था, मंत्री का सपना था, जो घरे घरे मास, घरे घरे पुखुरी से हम अपने ऊपर जो आत्मनिर्भरशील, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बोल रहा है आत्मनिर्भरशील होना है, वो पहले हम 4 साल पहले हमारा माननीय मंत्री परिमल शुक्लबैद्य जी के वो नज़र से ये रख करके हम चल रहे थे। और उसको इस बार हम लोग लॉकडाउन में करके दिखाया, कैसे हम लोग फिशरी सेक्टर में हम लोग आत्मनिर्भरशील होकर हम लोग पूरा असम का जितना भी बिजनेस है फिशरी रिलेटेड वो कर सकते हैं। और अभी आप लोग को बोलूँ कि असम का जो बराक घाटी है, मंत्री का खुद का वहाँ पे बराक घाटी है, बराक घाटी से मिजोरम और मणिपुर और त्रिपुरा में भी मछली जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा ये बात है। और इनफैक्ट असम का गुवाहाटी का पार्ट से और नौगांव का पार्ट से मेघालय तक भी मछली जाता है, यहाँ का मछली को छोड़कर भी। तो इतने बड़ा हम लोग कामयाबी हासिल किया है। तो ये अभी जो नरेंद्र मोदी साहब बोल रहा है कि आत्मनिर्भरशीलता, ये सबसे बड़ी ज़रूरी प्रासंगिक है। अभी मुझे लगता है कि जितना भी आदमी जो असम का हो या नॉर्थ ईस्ट का हो, जितने भी आदमी लोग पहले सोचता है मछली का व्यापारी है, मछली पालते हैं, ये सब थोड़ा नकारात्मक सोच से रखना है, वो लोग को अभी जागरूक होना चाहिए। इस बार हम लोग करके दिखाया है और हम लोग सरकार की तरफ से बहुत सारे असिस्टेंट दे रहा है। जो जैसे किसी का घर में 1 बीघा ज़मीन का है, वो पुखरी तालाब बनाने के लिए 1 बीघा से ज़्यादा नहीं है, वो भी वहाँ पे लगा सकते हैं। 1 बीघा छोड़ दीजिए, अभी हम उससे भी थोड़ा छोटा किसी के पास एक रूम है,
मतलब मान लीजिए 1000 स्क्वायर फुट का एक रूम है, वो रूम में भी वो महीने में कम से कम 50,000 रुपया का मछली उत्पादन कर सकता है। ऐसा केस कल्चर बोल के एक सिस्टम हम लोग लागू किया है, गुवाहाटी में उसका स्टार्ट किया है। और वो मछली खाने से कोई नुकसान नहीं होता है, वो असली तरीके से बना मतलब प्रोडक्शन किए हुए जो नेचुरल तरीके से प्रोडक्शन किए हैं मछली जैसा ही है। और उसमें हम लोग काफ़ी तरक्की किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हम लोग का इस स्कीम को फॉलो किया है और उसको नजर रखते हुए बाकी हमारा असम के अगल बगल के जितना स्टेट है वो लोग भी हम लोग को फॉलो करने के लिए अभी आ रहा युवाओं है। को मत्स्य पालन के प्रति आकर्षित करने के लिए जी, काफी जरूर, कुछ किया जरूर। जा रहा है मीन विभाग की तरफ से। जोशी जी, स्ट्रीट वेंडर्स ये वो तबका है जिसे बहुत बड़ा धक्का लगा है। ठेले लगाकर ये अपना गुजारा करते थे। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिनके ठेले रजिस्टर्ड हैं उन्हें कुछ रकम दी जाएगी। 10,000 रुपए का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। लेकिन इस तबके को पटरी पर लाने में कितनी दिक्कत आ सकती है, कितना मुश्किलों भरा हो सकता है ये सफ़र? देखिए, ये जो तबका है उसको विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। नीचे का तबका है और जैसे वो 10,000 रुपया, देखिए सबसे बड़ी बात है अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन एक हैसल फ्री बिना किसी दिक्कत के उनको रुपया पैसा मिले, वो एक बड़ी चुनौती है। अभी मेरे को लगता है, देखिए हमारी बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, सबसे बड़ी बात है अब एक्शन की। अब हमें उसको कैसे क्रियान्वयन करना है वो एक बड़ी चुनौती है। तो और चुनौती के समय ये भी नहीं हो, देखिए उसका दुरुपयोग हो, जो पैसा जिसके लिए है वो उसी को मिले, ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा। तो स्ट्रीट वेंडर्स देखिए बहुत सारे अपने स्वरोजगार में अपना रोज़ाना कमाते हैं, खाते हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। एक मैं जैसे हमारे बंधु जैसे उन्होंने डेयरी के बारे में कहा था, तो देखिए एक अमूल जैसे है जो गुजरात का है, वो पूरे देश को कहते भी हैं कि दूध पीता है इंडिया, अमूल का जो है, तो वो तो पूरे देश को कवर करते हैं। आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में कहीं चले जाइए, आपको पूरा अमूल 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 मिला है। और इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो FMCG अगर चाहे तो वो उसका माने मुकाबला नहीं कर पाता। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है जी। और जो दुग्ध उत्पादक है, दुग्ध उत्पादकों का जो संघ है, उनकी इस अमूल के अंदर में भागीदारी है। अगर अमूल अच्छा करता है तो उसका बेनिफिट उनको मिलता है। तो देखिए ये एक सक्सेस स्टोरी है, इसकी ज़रूरत है हमारे आसाम में और बाकी नॉर्थ ईस्ट में। हम इसको इस सक्सेस स्टोरी को रिपीट करें। ये एक रोजगारोन्मुखी उद्योग है और काफ़ी अर्थव्यवस्था है, हमारे लिए इसकी बड़ी पोटेंशियल है। और ये जैसे फिश वाली जो बात है, एक आत्मनिर्भर, देखिए अब एक सेगमेंट को हमको लेना चाहिए कि ये एक चीज़ हम लोगों के बाहर से आती थी, एग्स बाहर से आते थे, मछली बाहर से आती थी, तो अब एक सेगमेंट को लेके भी कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकें। फूड ग्रेन्स में हमें काफ़ी सफलता मिली है। पहले जो सारा का सारा बाहर से आता था, काफ़ी हद तक हम लोग फूड ग्रेन्स हैं। लेकिन एक चीज़ है कि देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ज़रूरी है। अगर आज इनके पास सरप्लस दूध था, अगर उसको प्रोसेस करके कि देखिए आज आप टेट्रा पैक में 6 महीने तक उसको रख सकते हैं, उसकी माने लाइफ होती है। इसी तरह उसके और उत्पादन है। वैसे ही जो देखिए हमारे जो वेजिटेबल्स वगैरह है वो खाली ऐसे बरपेटा साइड में और इतना ज़्यादा उत्पादन होता है, अभी कोई लेने वाला नहीं है। एक तो जितनी जल्दी है नॉर्मलसी की तरफ हम रिटर्न करें विथ डिसिप्लिन, कि देखिए कम्युनिकेशन रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है और ये कम से कम गुड्स वगैरह कैरीज करने में और तो किसी तरह का दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। तो उनको जितनी जल्दी से हो, तो फार्मर्स को एक हम लोग सुदृढ़ करेंगे तो कम से कम वो लोग हम पे डिपेंड नहीं करेंगे सरकार पे, वो अपने आप खड़े हो पाएंगे। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, यहाँ पे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है बात। देखिए उसमें सभी का भला होगा, वो वेंडर से लेके ऊपर तक जो फैक्ट्री वगैरह है। मेरे को 2008 का स्मरण होता है। उस टाइम मैं काफ़ी जैसे दिल्ली से काफ़ी मिनिस्ट्री वगैरह से मैं बड़ा मेरा ऐसे वहाँ पे था उस टाइम, कंट्रीब्यूशन भी समझिए। हमने उस समय के प्रधानमंत्री को कहा कि देखिए ये वैश्विक मंदी है, इसको कैसे हम लोग करें। हम लोग जैसे छोटे हैं, बड़े हैं, सब तरह के हैं, इससे अपने को निकलना है। तो उन्होंने और सब लोगों से भी सलाह ली, मेरे को भी ये मौका मिला। अब जो भी जिसको भी जाए क्रेडिट। देखिए एक उस टाइम एक सुझाव था कि ये जो उस टाइम एक्साइज ड्यूटी होती थी, आज जैसे GST होता है, उस जमाने में एक्साइज ड्यूटी होती थी। हमने कहा आप इसमें ड्रास्टिक कट करिए, ऐसी डिमांड नहीं है। तो उन्होंने उस टाइम चाहे वो गाड़ी हो, लग्जरी चीज़ें हो या छोटी चीज़ें हो, रफली आधा कर दिया। उससे क्या हुआ, देखिए सरकार को वैसे ही नुकसान हो रहा था, तो सरकार को वस्तुतः कोई नुकसान नहीं हुआ। डिमांड इतनी बढ़ी कि हम लोग न केवल वो वैश्विक मंदी से बाहर आ पाए और हमारी डिमांड ने इतना साथ दिया। अभी देखिए अगर हमारे करीब 1 लाख रुपया एवरेज आप GST का कलेक्शन समझिए,
मैं सरकार से चाहता हूं कि अगले 6 महीने के लिए अगर 50% कर दिया जीएसटी रेट को, देखिए लगेगा हमारे पास साधन कहाँ से आएंगे। अभी उनका कलेक्शन वर्चुअली नील है, एकदम ख़त्म हो गया। जो मार्च का कलेक्शन आया है वो 27,000 करोड़ आया है, जबकि मार्च में 2/3 मार्च खुला था। अप्रैल का उन्होंने फिगर अभी तक नहीं दिया। मेरे को लगता है ये बहुत कम है आगे इस तरह से। तो अगर उसको आप आधा कर दो तो आपको रफली 50,000 करोड़ का एक महीने का लॉस होता है। तो 6 महीने के लिए आपको 3 लाख करोड़, जब आप 20 लाख करोड़ का पैकेज दे सकते हो तो ये 3 लाख करोड़ का और पैकेज दीजिए। इससे आपकी डिमांड इतनी ज़्यादा आएगी, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो और फिर वो देखिए मजदूरों को, सबको एक दूसरे से कनेक्टेड है सारी अर्थव्यवस्था। तो एक बड़ा सॉलिड कदम सरकार को उठाना चाहिए। ये जीएसटी की रेट में अभी शायद हो सकता है कुछ विरोध करें, लेकिन 6 महीने के लिए रिस्क लेने लायक है। और मैं तो पूरा 100% मैंने कन्विंस्ड हूँ, अगर ये एक सिंगल कदम उठा लिए तो ये इतनी ज़्यादा डिमांड जनरेट करेगी, डिमांड के साथ में रोजगार जनरेट करेगा, जो रोजगार के साथ में, और जो वस्तुतः हम लोग अल्टीमेटली जो हमने लॉस किया रेवेन्यू में, वो शायद हम लोग उसकी भरपाई भी कर पाए। पहले मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट का मौका लेता हूँ। पहले असम सरकार के जो भी सरकार है फिशरी डिपार्टमेंट में पैसा देते थे, कम भी देते थे, वो लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते थे। इस बार हम लोग को जितना पैसा दिया, फंड रिलीज हुआ, मतलब इस बार 31 मार्च तक हम लोग का 1522.31 लाख का दिया था। और हम लोग मतलब करीब, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता वो भी ख़त्म हो जाता, हम लोग 1100 लाख रुपया हम लोग खर्च कर डाला। और उसके बावजूद क्या हुआ, हम लोग को कैसे प्रॉफिट मिला, मैं आपको थोड़ा सा सैंपल देता हूँ। वो लोग जितना भी हम लोग का आदमी लोग हैं, उन लोग को कैसे मतलब हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, मछली मांस व्यापारी ने कि मछली का बिजनेस करेंगे, वो सब नहीं है। हम लोग इस बार जो लॉकडाउन के तहत हम लोग मछली बिक्री किया है, मतलब वो 13 तारीख तक, मेरे पास डाटा है 13 तारीख तक 8,000 लाख रुपीस का वो हम लोग मछली बिक्री हुआ है। 2,000 मेट्रिक टन मछली, वो भी लोकल मछली, हम लोग का प्रोडक्शन हुआ मछली। तो ये जो मछली जो होता है, हम लोग अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, इतना पैसा हम कमा सकते हैं। और वो सबसे बड़ी बात है, हम लोग का मछली हम लोग अपना राज्यों को खिलाएंगे, उसको मतलब स्वास्थ्य का भी हानि नहीं होगा, वो भी जरूरी है। मंजीत जी, जीएसटी की रेट में कटौती, जैसा कि उन्होंने जोशी जी ने कहा, क्या इससे संकट से उबरा जा सकता है? देखिए, वो एक कदम होगा जी, उस वही होगा ऐसा नहीं है। वो वन ऑफ द एक फैक्टर है जिससे आपको हो सकता है कि बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी जैसे सर ने बोला कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है कि आपके जो जितना आपने फिगर दिया उससे वो किसान को कितना फायदा हुआ। हाँ, सबसे जरूरी बात है हमारा। देखिए, दूसरा वो जो डायरेक्ट जो पर्कुलेट जो चीज वहां तक पहुंचना चाहिए किसान तक, पहले नहीं किया था। वो पहले किसान तक नहीं गया था। पहली बार फिशरी डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन ट्रांसफर पैसा ट्रांसफर करने का व्यवस्था किया। दूसरा चीज जैसे सर ने बोला, एक अमूल मॉडल बोला। हाँ, अमूल मॉडल क्या है, आज सब है अमूल मॉडल। हाँ, अमूल एक कोऑपरेटिव में रजिस्टर्ड है। हाँ, लेकिन अमूल का असम में क्या रोल है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इस पर भी देखना बहुत देखिए, जरूरी है क्योंकि असम में अमूल कितना प्रोक्योरमेंट कर रहा है दूध को, और किस रेट से प्रोक्योर कर रहा है। ठीक है, हम कोशिश करें। अभी तो देखिए, जैसे पीएम ने बोला कि वोकल फॉर लोकल, लेकिन आज कई साल, लास्ट 7-8 साल से तो मैं जानता हूँ, और पिछले 60 साल से सीता जखला एस्टेब्लिश्ड है, जो कि लगा हुआ है इस चीज है। तो वो छोटे लेवल पे ही सही है। साथ में लगभग अमूल और सीता जखला में लगभग 8-10 साल का डिफरेंस रहा है। लेकिन सीता जखला जो हिसाब से किया है वो चीज, अगर आप देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अमूल आज 6,000 करोड़ और उससे ज्यादा का टर्नओवर है उसका शायद। लेकिन सीता जखला का कहीं जाते हम लोग तो पूछा जाता है कि आपका ग्रोथ क्या है। तो हमारा ग्रोथ फैमिलीज में होता है, न कि टर्म्स ऑफ मनी, जो कि जरूरी है एक तरह से। दूसरे तरह से आज की डेट में कोरोना, पोस्ट कोरोना या पोस्ट लॉकडाउन, आज ये इफेक्टिव लग रहा है असम में। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि अमूल क्या कर रहा है क्या नहीं, वो एक अलग इशू है। लेकिन आज हम लोग अमूल से बाहर निकलते हैं, हम बात करते हैं कि सीता जखला सबसे ज्यादा फायदेमंद हो रहा है। आज जरूरत सीता जखला नहीं, एक फार्मर जो एक फार्मर फैमिली है वो इन्वॉल्व है। तो हम क्यों नहीं ऐसा एक मॉडल या रिप्लिकेट करें इस चीज को, जो कि इफेक्टिव है नॉर्थ ईस्ट के किसान में। वो क्या हमारे है, अपने स्पेशलिस्ट। पशुधन से कहीं ना कहीं अपना भविष्य बेहतर किया जा सकता है, आप इस पर जोर दे रहे हैं। जी, इसमें देखिए अब क्या हो रहा है कि हम अपने जो यूथ है, जैसे अभी सर ने बोला जो बाहर से आ रहे हैं लड़के, जो वो स्किल्ड है,
सारे कुछ ना कुछ में स्किल्ड है। लेकिन एक साथ आज उनका क्या था, छोटा सा कंट्रीब्यूशन था अपने गांव के लिए, रूरल इकोनॉमी में उनका भी था। वो वहां बैठ के 10,000 रुपए भेज रहा है, मान लीजिए 4 लाख लोग आ रहे हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा अमाउंट असम में आ रहा था, वो अब नलीफाई हो रहा है। अब उसके साथ साथ वो ह्यूमन रिसोर्स भी है, उसको भी यूज करना है, उसको काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यूज होगा वो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अब एग्रीकल्चर उनके लिए रेडिली अवेलेबल है, अगर हम उसको थोड़ा सा उस इकोसिस्टम को हम डेवलप करें। फिर अगेन आता है वैल्यू चेन और आपका प्रोसेसिंग। वो वहाँ आज सरकार को वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिफंक्ट पड़े हुए हैं, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि डिफंक्ट हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी वजह हो, तो उनको एक्टिवेट करके वहाँ से जो प्रोसेस ऑलरेडी जो एग्जिस्ट है, देखिए हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं, लेकिन जो प्रोडक्शन ऑलरेडी है उसको हम पहले उसको मार्केट पहुंचाएं, कंज्यूमर को कम कॉस्ट में अच्छा चीज मिले और डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर को मिले। एक रिलेशन जो बॉन्डिंग, जो आज सीता जखला जो कर रहा है, वो बॉन्डिंग है। उस बॉन्डिंग से क्या होता है कि मेरे को आज अगर कंज्यूमर को एक 250 ग्राम्स की जरूरत है पनीर की, तो मैं आधा किलो खरीद रहा हूँ क्योंकि वो सपोर्ट दे रहा हूँ। तो मंजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये वो वक्त है जब हमें आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। ऐसे में दूध उत्पादन से आत्मनिर्भर होने की इच्छा रखने वाले लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या क्या चुनौतियां हैं जो उनकी राह में आगे आ सकता है? देखिए कविता जी, मेरा जो एक्सपीरियंस वो ये कहता है कि ये खेती जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत कम सक्सेसफुल मॉडल है। अगर वो अकेला कर रहा है एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से, उसको बहुत मुश्किल सामना करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं। और 3 चीज़ें मैं देख रहा हूँ। एक है कि लिवलीहुड, एग्रीकल्चर फार्मिंग में लिवलीहुड, सेकंड आता है इनकम और थर्ड आता है प्रॉफिट। हम उस 2 चीज़ को स्टेप भूल के हम डायरेक्ट फार्मिंग में प्रॉफिट देखते हैं, जो कि नया एस्पिरेंट, मैं एस्पिरेंट यूज़ करता हूँ वर्ड, जो भी फार्मिंग में आना चाहता है, डेयरी सेक्टर में आना चाहता है, वो पहले ही बोलता है कि कितना प्रॉफिट होगा। तो अगर कोई प्रॉफिट देख के आना चाहता है तो वो उसको 5 साल 6 साल शायद लगेंगे। ये बड़ा सुनने में ऑड लगता है, लेकिन क्या है, वो फेज वाइज एक ट्रेंड वे में सिस्टमेटिक चीज़ों को करे, पहले अपने आप को ट्रेन करे उस चीज़ में। ठीक है, जैसे हम कहीं लाइसेंस के लिए जाते हैं, गाड़ी के लाइसेंस के लिए जाते हैं, तो पहले दूसरे की गाड़ी में सीखते हैं, पहले ही जाके, नहीं तो अपना गाड़ी इन्वेस्ट करके उसको टकरा देंगे तो कुछ नहीं बने। तो हमारे यहाँ जो हमको नज़र आया, जो असम में जो डेयरी सेक्टर काफ़ी फेल भी है, वो इस वजह से है कि सेकेंड डे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, गाय खरीद के लाए और प्रोडक्शन स्टार्ट, लेकिन उसके बाद जो धीरे धीरे दूध कम होने लगता है और उसको क्या करना है, तब वो चीज़ें एक्सपर्टीज और वो कम होने की वजह से वो धीरे धीरे तो ऐसे में क्या करने की जरूरत है? इसमें क्या है, आप फेज वाइज पहले ट्रेंड हो जाइए, एक कहीं जाके आप अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए सिस्टम में। उसके लिए सही है पॉलिटिकल विश, और हर आदमी का मतलब पॉलिटिकल में यही बोल रहा हूँ, नॉट पॉलिटिक्स, मतलब अपना दिल से सोचना होगा कि जैसे फिशरी में काफ़ी सारे लैब्स थे अभी पहले, ऑफिसर का कमी थे, जैसे आप बोल रहा है पोन कहीं पे पड़ा हुआ है, आदमी लोग को इच्छा नहीं है, चलो ये मछली खा लेंगे, वो सब को सोच को निकालने के लिए आदमी को पॉलिटिकली मोटिवेट करना पड़ेगा, हर आदमी को, हर इंसान को, माँ बाप को, बेटा बेटी को, ताकि बिजनेसमैन को, ताकि हम लोकल मछली ही खरीदेंगे, लोकल मछली ही हम सेल करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उसके लिए हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे हम लोग। लेकिन इसकी आपूर्ति होनी भी उतनी ही जरूरी है। अगर जरूरी है, आप वही तो बोल रहे हैं, वो इसीलिए हम लोग कर रहा है, फिशरी में कर रहा है। मार्केट ओपन है, मार्केट ओपन है, मार्केट बाहर से भी आएगा, तो आपको उससे साथ भी कॉम्पीट करना है, अपनी जरूरतों को भी देखना है, और सारा चीज आपका जो यहाँ का रिसोर्स है, स्पेशली मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको आप कैसे मैक्सिमम यूज करने के पहले मोटिवेट करना पड़ेगा। वो मोटिवेट हमने कर लिया है, अभी यूज भी हो रहा है, उसका प्रोडक्शन फिशरी में हो रहा है, तो बाकी सब भी उसके पीछे आना चाहिए। ठीक, ये बहुत अच्छा स्टेप है आप अगर फिशरी को बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, जो अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो है कि ये जो 70% सेक्टर बोला जाता है एग्रीकल्चर को, या बैकबोन ऑफ इंडिया बोला जाता है, स्पेशली हम आसाम में देखें तो 3 महीने खेती होती है और 9 महीने लगभग खेत खाली रहते हैं। ठीक है, अब उसमें हम अगर देखें गलती या कुछ, तो कई ऐसी चीज़ें हैं, या तो इरिगेशन नहीं है, या बिजली नहीं है जी, 24 घंटे बिजली नहीं है, या फार्म मैकेनाइजेशन चाहिए, जो मशीनरी चाहिए वो नहीं है तो भी हम बेनिफिशियरी सिलेक्शन में गलत है जी। तो काफ़ी देखिए लूप होल्स है, किसकी गलती, क्यों गलती, ये अलग चीज़ है।
ठीक है, जैसे सर ने बोला मैपिंग, तो ये मैपिंग इसमें भी जरूरी है, हर क्षेत्र में मैपिंग जरूरी है कि हम जी बिल्कुल, एक रोड मैप तैयार करके हमको आगे बढ़ना है। हम लोग रोड मैप बना लिया था। जी बिल्कुल जोशी जी, सवाल ये भी है कि किसी भी राज्य को रफ्तार देने में मजदूरों की भूमिका काफी अहम होती है, लेकिन इस वक्त जो माहौल बना है, मजदूर राज्य से पलायन कर रहे हैं। ऐसे में बड़े शहरों, बड़े राज्य को आने वाले दिनों में क्या क्या मुसीबतें हैं जो उनको सामना करना पड़ सकता है? देखिए, इस चीज़ को हमें ब्रेकअप करके 3 हिस्सों में चीज़ को लेना चाहिए। जी जो प्री कोविड क्या परिस्थिति थी, विथ कोविड के साथ में क्या स्थिति है, और पोस्ट कोविड क्या स्थिति होने वाली है। जी और देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बॉडी है। पहले प्लानिंग कमीशन होता था देश में, और वो हर राज्य में भी होता प्लानिंग कमीशन। उसको बाद में नीति आयोग बना दिया गया। अभी अगर आप देखो पिछले दिनों में, तो हर जगह से कुछ न कुछ आपको इनपुट मिल रहे हैं, फीडबैक मिल रहे हैं। प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग से हमें इस तरह नई कुछ दिशा निर्देश या कोई स्ट्रेटेजी कि इस कोविड के साथ में और कोविड के बाद में हमें क्या कैसे करना है, क्या करना है, कैसे सबको साथ लेके चलना है, कैसे अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पे। देखिए, एडहॉक डिसीजन हो रहे हैं तदर्थ, लेकिन हमें तो देखिए इमीडिएट नियर फ्यूचर के लिए मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म कैसे चलना है, तो नीति आयोग को ये एक्सरसाइज माने करनी चाहिए, बताना चाहिए देश को। और देखिए, हमारे राज्य में भी एक चीज़ मैं जो भी हमारे नीति आयोग है उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धा रखते हुए कि वस्तुतः उसको चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आप कभी देखते हो कि नीति आयोग से कोई इस तरह का कोई एक स्टेटमेंट या स्ट्रेटेजी या कोई प्लानिंग कुछ आई हो? तो वो जो आई है वो पब्लिक को भी मालूम होना चाहिए कि मेरे को भी उसको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, मोटिवेट करने के लिए। मेरे सारे चीज़ है। पर्टिकुलरली इस टाइम में देखिए, पहले की आपकी प्लानिंग अब कुछ माने नहीं रखती, आपको नए सिरे से उसके ऊपर में काम अभी करना नया पड़ा है। जिंदगी, नया दौर शुरू हो। प्लान योर वर्क देन वर्क योर प्लान, तो ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। एक चीज़ मैं अर्थव्यवस्था के मद्देनजर और कहूँगा, देखिए कुछ समय पहले जब हमारे यहाँ एडवांटेज आसाम में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक घटना हुई थी, हमने एक एडवांटेज आसाम का आयोजन किया था, प्रधानमंत्री और आसपास के देशों के लोग भी आए थे, बड़ा हुआ, और करीब 1 लाख करोड़ के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए। मतलब कि करीब 1 लाख करोड़ का निवेश आएगा आसाम में। देखिए, अगर आप वास्तविकता देखें तो 5-6 हज़ार करोड़ का वो भी थोड़ा सा प्रोसेस में था, उसके आके रुक गया। तो अभी हमको चाहिए कि वो जो 1 लाख करोड़ रुपया वो आने वाले उसको क्यों होल्ड कर रखे हैं, उनको क्या कुछ चाहिए या क्या उनको कोई दिक्कत आ रही है। देखिए, ये रुपया में अगर हम लोग 50-60% ले आए तो भी एक बहुत बड़ा सहारा होता है, एक अर्थव्यवस्था को बड़ी गति मिलती है। तो ये एक प्रायोरिटी के ऊपर में करना चाहिए, नीति आयोग को वापस एक्टिवेट करना चाहिए। और एक देखिए, ऐसा समय है कि हम लोग अपनी सारी चीज़ पूरी दृष्टि, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम आसाम के वासी। तो देखिए, हम लोगों को क्या चाहिए। अब ये आपके सिविल सोसाइटी है, इतने सारे NGOs हैं, इतने सारे ये हैं, हम किसी न किसी मुद्दे पे काफ़ी ऐसे हो जाते हैं। अभी कोविड का सामना करने के लिए सिविल सोसाइटी क्या करना चाहती है, कैसे करना चाहती है, सरकार के साथ में और जो नीति निर्देश जो है उनके साथ में कैसे कंधा से कंधा मिला के हम काम करें। तो देखिए, उसमें माइग्रेंट वर्कर की और की सारी चीज़ें। और देखिए, अब हम लोग इसको नीचे लाते लाते मोहल्ला स्तर पे, गांव के भी जो छोटा जगह है, उस स्तर से हम लोग ऊपर में जाएं। तो उस हिसाब से क्या कि देखिए, एक छोटा सा भी हमको अगर कम्युनिकेशन देना है तो मोहल्ले में एक आना चाहिए कि देखिए ऐसा बात है, वो आगे बढ़ना चाहिए, वो और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एक माने ऊपर से नीचे आने वाली जो चीज़ है, ये एक सही समय है, हम लोग इसको रिविजिट करें, अपने जो नीति जो है उसके अंदर में वापस बदलाव करें। और सबसे बड़ा देखिए, एक जो इंडेक्स कॉन्फिडेंस होता है, हमारे बिजनेस का एक कॉन्फिडेंस इंडेक्स होता है, तो अभी वो एकदम नीचे आया हुआ है। न केवल बिजनेस के लिए आया हुआ है, एक आम आदमी का भी, एक आम आदमी भी कि इतनी उदासी आ गई, पता नहीं क्या होगा। देखिए, इसको हम लोगों को उभरना है। इसके लिए कुछ इसके लिए ऐसा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमको फेस करना है। आदमी वार पे जाता है तो उसको लगता है कि मैं मर भी सकता हूँ, लेकिन उसका जज्बा ऐसा रहता है कि नहीं, मैं जीत के आऊँगा। एग्जैक्टली। तो वो एक जज्बा होना चाहिए। और देखिए, डिसिप्लिन के साथ में मेरे को एक 2 पंक्तियाँ याद आ रही है, अगर मेरे को आप अलाउ करें, कि ये जब्र भी देखे हैं तारीख की नज़रों ने, ये जब्र भी देखे हैं तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। हम छोटी सी भूल भी हम लोग अगर इस समय करेंगे तो जो आने वाली सदियां, मतलब वो इसका परिणाम देखेगी। वो सुखद परिणाम भी दे सकती है, दुखद भी दे सकती है। तो हमारे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, न केवल हमें अपने को संभालना है, हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी संभालना है। तो ये समय ऐसा है कि सबको मिलजुल के
देखिए, राजनीतिक विरोध और ये सब के लिए कोई समय नहीं है। अभी एकमात्र है मेरा देश, मेरा स्टेट, मेरे आदमी, हम उसकी कैसे चिंता करें। अगर वो सब चीज़ ठीक है तब मैं ठीक हूँ। इसीलिए आप जो रोड मैप के लिए बोल रहा है, अगर वो फिशरी डिपार्टमेंट में रोड मैप था, इसीलिए ये कोविड-19 का जो लॉकडाउन का समय कर पाया। जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री में रोड मैप था, पहले से रोड मैप था हेल्थ में, तो हेल्थ में भी कभी वो जो रणनीति के साथ साथ उन लोग को अभी मोटिवेट करना है। तो मोटिवेट करने के लिए हम लोग अभी पब्लिक को भी आगे आना होगा, और सरकार भी, आप लोग जैसे बोल रहे हैं, हम लोग सरकार को बोलेंगे। इसमें क्या है, एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ। मेन है, देखिए हर क्षेत्र में हमारे अपने एक्सपर्टीज़ हैं असम के जी, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने एक्सपर्टीज़ है। ये ज़रूरी नहीं कि वो किसी यूनिवर्सिटी का टॉपर हो या यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ा हो या यूनिवर्सिटी गलत हो, ऐसा नहीं है। एक्सपर्टीज़ हैं, कोई ग्राउंड में भी कर रहे हैं लोग, ठीक है। हर क्षेत्र में है, दूध में है, आपके कृषि में है, मीन में है, हर चीज़ में है। तो हम अगर हमारे पास जो एक्सपर्टीज़ हैं, हम उनको लेके हम अपना विजन और अपना रोड मैप एक तैयार कर सकते हैं। हम आज के डेट में मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगर कोई देखिए, किसी स्टेट का मैं बाहर नाम नहीं लूँगा, बट डेयरी डेवलप स्टेट्स हैं असम में, बहुत सारे डेयरी डेवलप स्टेट्स हैं, उसके कंपैरिजन में असम कुछ नहीं है। तो अब वहाँ से हम अगर एक्सपर्टीज़ लाएं, उनके हिसाब से हम चीज़ों को यहाँ करने की कोशिश करें। तो कई बार मैंने विजिट भी किया है, NDRI विजिट किया है, मैं वहाँ रहा हूँ। लोग वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा वो रहा है, बहुत हेल्पफुल है वो लोग। वो चाहते हैं कि यहाँ अच्छा हो डेयरी, लेकिन यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं केवल किताबों से पता है उनको, बहुत लोगों को। अब मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि जैसे यहाँ कितने बजे धूप निकलती है और कितने बजे दूसरे राज्य के मुकाबले जी, अंतर बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अंतर को अगर कोई खेत में उतर रहा है किसान, तो उसको पता है खेत की गहराई क्या है ऊपर, तो वो गहराई को जो जानता है उसको साथ में लेके हम अगर पॉलिसीज बनाएं, इन्वॉल्व कराएं उनको उस पॉलिसी में, न कि किसी एक कमरे में बैठ के, काफ़ी बोला जाता है चीज़। तो उससे क्या होगा कि मेन फोकस हमारा, मैं क्योंकि इस क्षेत्र इस सेक्टर से हूँ, इसलिए मेरा तो रहेगा कि मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर है और डेयरी है, ये सब एलाइड है, इनको कोशिश करनी चाहिए कि इनके लिए पॉलिसी जो बने उसमें इन्वॉल्व इन्हीं लोगों का हो जो वहाँ एक्सपीरियंस हो, साथ में कन्वर्जेंस, भागीदारी बहुत ज़रूरी है, कन्वर्जेंस है डिपार्टमेंट्स की। देखिए, अब डेयरी रिलेट होता है, हमारा 3 एग्जाम्पल्स होता है। जैसे कोऑपरेटिव एक डिपार्टमेंट है, डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वेटनरी डिपार्टमेंट है। और उसके बाद अगर आप आगे जाएं तो मक्के की खेती चाहिए हमको, तो वो उसमें चाहिए इरिगेशन चाहिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चाहिए। तो ले दे के 10-11 डिपार्टमेंट्स ऐसे चाहिए जो प्रोक्योरमेंट से लेके हर चीज़ में, ठीक है, वो इन्वॉल्व होते हैं। तो उनका कन्वर्जेंस अगर एक जगह आ जाता है तो एक फ्लो बनेगा। आप वो इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, लोग यहाँ काम करने को तैयार हैं। आज का यंग जनरेशन जो है, बहुत अच्छी बात है कि यंग जनरेशन काम करना चाहता है, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, स्किल्ड होना चाहता है। लेकिन हम स्किल क्या कर रहे हैं, हम वो जो बेनिफिशियरी सिलेक्शन और ये सब चीज़ ना करके, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए मेरा सरकार एक स्कीम लिया है। देखिए, स्कीम एक जी अपनी तरफ से राज्य सरकारों की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही है। हमारे पास समय की कमी है, ये जो डिस्कशन है हमें यहीं पे इसे खत्म करना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आपने सुना हमारे पैनलिस्ट ने क्या कहा, ये वक्त मुश्किलों भरा ज़रूर है, लेकिन इसका डटकर सामना किया जा सकता है। हम कर भी रहे हैं और आने वाले भविष्य की चिंता हम सबको है। इस महामारी के बीच हमारे सामने एक और चुनौती है, तो दूसरी ओर आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी है। केंद्र और राज्य सरकारें भी इसे लेकर काफ़ी गंभीर है। कृषि जैसे परंपरागत पेशे के साथ ही गाँव में पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती जैसे कामकाज के प्रति भी लोगों को अब सोचने की ज़रूरत है। अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि लोकल उत्पादों को बढ़ावा देकर अपने भविष्य को सुनहरा करने के साथ ही हम देश के विकास में भी भागीदार बने। इसी के साथ आज की सीधी बात में इतना ही। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। धन्यवाद।